स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर विनय @गुरुजी क्लासेस पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 7 संघवाद। ये संघवाद चैप्टर हमारे मिड टर्म के बाद के सिलेबस में स्टार्ट हुआ है। मिड टर्म से पहले हमारे पास क्लास 11th का 1st to 6th चैप्टर आया था। अभी 7th चैप्टर संघवाद का स्टार्ट हुआ है। एनसीईआरटी की बुक का रेफरेंस लेके स्पेशल थैंक्स टू एनसीईआरटी। परिचय आता है इस अध्याय में 1947 से 2017 के मानचित्रों को देखिए। राजनीति अगर हम बात करें कि 1947 में जो हमारा भारत देश आजाद हुआ था, हमारा भारत देश आजाद होने के बाद उस टाइम पर हमारे भारत देश के अंदर कितने राज्य थे? उस टाइम पर हमारे भारत देश के अंदर सिर्फ 14 राज्य हुआ करते थे, क्योंकि अभी नया नया भारत आजाद हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान होके चुका था। जो जो कम्युनिटीज थी ऑलरेडी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लौह पुरुष का काम करते हुए 565 रियासतें जो थी उनको विलय कराया था हमारे जो भी भारत के अंदर था। और इन सब के अभी भारत ऑलरेडी जूझ रहा था, तो 14 राज्य थे, 14 राज्य थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक लौह पुरुष का काम निभाते हुए हमारी जितनी भी 565 रियासतें बिखरी हुई थी, इन सबको एकजुट होने का काम करा। ये काम उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे करा था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से अब ये जितनी रियासतें जो थी, दोस्तों बाहर दिवाली का टाइम है इसलिए बाहर थोड़े से लोग पटाखे वगैरह जला रहे हैं, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। पर हम बात कर रहे हैं 1947 के मानचित्र के बाद। अगर आप देखेंगे ये मानचित्र हमारा 1947 का है। अगर मैं इस मानचित्र को 1947 के मानचित्र को देखता हूं तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजपूताना, संयुक्त प्रांत। अब ये राजपूताना जो संयुक्त प्रांत की अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये राजपूताना संयुक्त प्रांत एक मध्य प्रांत, हैदराबाद, गुजरात, मुंबई, मैसूर, श्रीलंका, संयुक्त प्रांत, चंद्रनगर। अब आप अगर इसके अंदर देखेंगे तो हमारे को कहीं पर भी कोई भी जैसे कि जूनागढ़ दिख रहा है यहाँ पर, ये गुजरात वाली साइड पर जूनागढ़, राजस्थान के अंदर जयपुर नहीं दिख रहा है आपको, और दिल्ली नहीं नजर आ रहे यहाँ पर, हरियाणा आपको नजर नहीं आ रहा है। ये हमारा 1947 के टाइम का मैप है। अब 1947 के ये समय का मैप जो है ये हमारे को दिखाता है कि हमारा जो राज्य था, हमारा जो भारत देश था, वो पूरा कंबाइंड था। एक संघ का पहली बात अगर हम मतलब यहां देखना चाहेंगे तो संघ का मतलब होता है एक ग्रुप, संघ का मतलब होता है संगठन, और वाद का मतलब होता है विचार, मतलब संगठनों का एक विचार। अब ये संगठनों का जो विचारधारा हम यहां पर बात कर रहे थे। अब पाकिस्तान हमारा अलग हो चुका था, जम्मू कश्मीर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी जम्मू कश्मीर के साथ, वो भी हम आगे इस चीज का डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं बच्चों, पहले वाला थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं। इसके अंदर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं संघवाद क्या होता है, और संघवाद का भारतीय संघवाद में संघीय व्यवस्था की प्रावधान कहां से आए, और संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अपशिष्ट सूची ये क्या होती हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बन के आते हैं। और इसके अंदर हम कुछ अन्य विदेशी देशों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि जैसे कि है वेस्टर्न विदेशी देशों के बारे में हमने इसमें पढ़ा, जो कि थे वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया। और सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं इसको, अगर आगे करते हैं तो ये भारत का राजनीतिक मैप है। अगर आपको यहाँ मेरे पीछे स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा हो तो ये हमारा भारत का जो मैप है 1947 के टाइम का मैप है। ये अगर आपको स्क्रीन पर यहाँ साफ दिख रहा होगा, ये जो हमारा मैप है ये 1947 के टाइम का मैप है। इसके अंदर ये राजपूताना वाला टाइम, संयुक्त प्रांत, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, ये कुछ ही राज्य हैं। गुजरात यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को हमें मिल जाता है। ये कुछ ही राज्य हैं, मतलब ये कुल मिला के आजादी के टाइम पर 14 राज्य थे। अब ये बढ़ते 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 हमारे इतने बढ़ते चले गए कि आज के टाइम में 28 राज्य हैं। अब आप नीचे की, अगर मैं नीचे का थोड़ा सा कर देता हूं इसको, अगर आप नीचे की तरफ थोड़ा इसको ध्यान देंगे तो हमारे भारत का राजनीतिक मैप दिख रहा है। ये भारत का राजनीतिक मैप ऊपर लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, शिमला, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, भोपाल, तो ये वाले हमारे को देखने को मिल रहे हैं। ये हमारा भारत का पॉलिटिकल मैप। अगर यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहा हूं, जो यहाँ देख रहा है वही आपको मेरे पीछे स्क्रीन पर नजर आएगा। और इसके बाद ये हिंद महासागर वाला नीचे, ये हमारा भारत का राजनीतिक मैप है। अब ये राजनीतिक मैप मानचित्र को अगर मैं दोनों को कंपैरिजन यहाँ पर करता हूं, तो आप अगर ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा ये ऊपर वाले में कितने कम हमारे प्रांत है, कितने कम राज्य हैं, और इसी के कंपैरिजन में नीचे अगर आप देखेंगे हमारे पास भारत में कितने सारे राज्य हो रखे हैं। देखिए आप यहाँ पर कितने सारे राज्य हो गए, तो अब बढ़ते 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 ये 28 राज्य हो गए थे, 28 राज्य हो गए थे। अब इसके बाद यहाँ पर तो हमने राज्यों का कर लिया। अब इसके बाद फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, संघवाद होता क्या है। अब संघवाद 1989 से पहले जो सोवियत संघ था, विश्व की एक महाशक्ति था। सोवियत संघ
को हम बहुत एक्सप्लेन में क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि सोवियत संघ, अगर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा हूं, सोवियत संघ हमारे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सोवियत संघ। जैसे कि अगर हम यहाँ, ये हमारा इंडिया है, इंडिया से अगर हम यहाँ पर चल रहे हैं तो सोवियत संघ हमारा यहां पर था, यूनाइटेड किंगडम, ये पूरा यूरोप जो था, ये रशिया, ये हमारा रशिया सारा सोवियत संघ था। ये सोवियत संघ से, यहां से इंडिया से सोवियत संघ पूरा पूरा एक, जिसे आप कह सकते हैं एक संयुक्त राष्ट्र संघ था, मतलब कि 15 राज्यों का मिला जुला एक संगठन था, मिला जुला एक ग्रुप था, जो कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करता था। पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करने का मतलब कि पूरा सब कुछ सक्षम था। इनके पास संसाधन बहुत अच्छे थे, इनके पास औद्योगिक बहुत अच्छे थे, इनके पास अपनी सेना बहुत अच्छी होती थी, राजनीति बहुत अच्छी चल रही थी। अगर आप यहाँ पर मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये सोवियत संघ के साथ, ये जितना भी पूरा सोवियत संघ था, ये रशिया, ये आज का रशिया जो है, ये हमारा सोवियत संघ था। ये रशिया के साथ साथ ये छोटे छोटे जो देश, अगर मैं यहाँ की बात करूं, ये यूक्रेन आ गया, पोलैंड आ गया, बेलारस आ गया, रोमानिया, अर्मेनिया, फ्रांस, फ्रांस भी एक विश्व की महाशक्ति थी, यूनाइटेड किंगडम, ये जो देश थे हमारे, ये सारे ग्रुपों का मिलके, ये छोटे छोटे देशों का, डेनमार्क हो गया यहाँ पर, ग्रीनलैंड, जर्मनी हो गया, और इटली हो गया हमारा, पोर्तुगल हो गया, ये सारे देश मिलकर इन्होंने एक सोवियत संघ बना रखा था, एक ग्रुप बना रखा था अपना। अब इस ग्रुप को बनाने के साथ साथ ये क्या चाहते थे कि ये भारत देश के ऊपर राज करते थे, साथ के साथ ही ये राज करना चाहते थे श्रीलंका के ऊपर, साथ के साथ ये अफ्रीका के, ये जितने भी अफ्रीका के देश आपको दिख रहा है, इजिप्ट, सूडान, टूनिशिया और मोरक्को, जितने भी हमारा ये पूरा अफ्रीका आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पूरा अफ्रीका। इसमें यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया से ये वाला सोवियत संघ जो था, ये पहले इंडिया हमारा, इंडिया से हम चलते हैं यहाँ पर सोवियत संघ की तरफ। ये सोवियत संघ हमारा जितना, ये आपको रशिया दिख रहा है यहाँ पर, ये यूक्रेन दिख रहा है, ये पोलैंड है, ये बेलारस है, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, ये स्पेन आ गया आपका, स्पेन, ये सारी विश्व की महाशक्तियां बनी थी। इन सब ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया था, जिसे उन्होंने नाम दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ। 15 राज्यों का, 15 देशों का ये एक ग्रुप था जो राज करना चाहते थे इंडिया के ऊपर, साथ के साथ ये राज करना चाहते थे इस पूरे अफ्रीका के ऊपर। अगर आप यहाँ देखना चाहेंगे तो ये पूरा अफ्रीका है, मेरे पीछे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पूरे अफ्रीका के ऊपर राज करना चाहते थे पूरा सोवियत संघ। अब जब ये राज करना चाहते थे तो ये इनका भी स्वतंत्र राष्ट्र का एक स्वतंत्र राष्ट्रमंडल बना लिया था। स्वतंत्र राष्ट्रमंडल मतलब कि इनके ऊपर किसी का भी कोई भी कब्जा नहीं है। स्वतंत्र राष्ट्रमंडल बनाने के बाद इसके साथ साथ ही सोवियत संघ के बाद अमेरिका इसकी कंपटीशन में था। अमेरिका की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर अगर अमेरिका की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अमेरिका 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में बटे होने के साथ साथ एक अमेरिका ये रहा और एक अमेरिका ये रहा हमारा ब्राजील, वेनेजुएला, ये पूरा हमारा ये वाला साउथ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका आता है और ये वाला हमारा नॉर्थ अमेरिका आता है। नॉर्थ अमेरिका, इस दोनों अमेरिका को, ये अमेरिका और ये पूरा अमेरिका नीचे वाला, ये पूरा अमेरिका जो था, अगर मैं यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं सारी चीजें, अगर ये अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्ति थी। अमेरिका तो अपना एक ग्रुप था, इसके अमेरिका के तो अपने अपने अलग ही थे, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, और ये साउथ अमेरिका भी अपने अलग अलग ग्रुप थे इनके, और ये इन्होंने भी अपना ग्रुप बना रखा था, सोवियत संघ का भी ग्रुप था, ये पूरी महाशक्ति थी। अब यहां पर क्या था कि अलग अलग संस्कृति थी, अलग अलग भाषाएं थी। अब इन सब में क्या होता था कि सब अपनी अपनी संस्कृति भाषाओं के हिसाब से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको शो करके दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पोलैंड हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, रोमानिया, यूक्रेन एंड रशिया, इन सब की अपनी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारधाराएं थी, अलग अलग रीति रिवाज थे। इसके बेस पे इन्होंने कहा कि हम अब साथ नहीं रह सकते, तो 1989 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 के अंदर। अब इसके बाद क्या हुआ था, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद, अब सोवियत संघ का तो विघटन हुआ था, पर कुछ और भी यहाँ पर राज्य थे, जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, ये इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारे और भी राज्य आ रहे हैं। यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, ये सारे अगर आपकी बुक में आपको देखेंगे तो चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया और पाकिस्तान भी अपना देश को अलग देखना पड़ा था। ये देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये पाकिस्तान आ गया, ये पाकिस्तान और भारत, ये दोनों बंटवारा हो चुका था, इनको भी अपना देश अलग देखना पड़ा था। तो 1947 के दुखद विभाजन के बाद भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी कि जितने भी हमारे राज्य हैं, ये जितने भी भारत के बिखरे हुए राज्य हैं,
भारत के, ये हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, बांग्लादेश, ये जितने भी राज्य थे इन सबको एकत्र करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी और इन सबको इकट्ठा कर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिन्होंने लौह पुरुष का काम करा था। अब इसके बाद हम अपने दोबारा से अपनी एनसीईआरटी के ऊपर आ जाते हैं। के अंदर अब संघवाद में हमने पढ़ लिया चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया, पाकिस्तान को भी अपना देश का विभाजन देखने पड़ा जहां पर, और कनाडा के अंदर फ्रेंच भाषा बोली जाती थी क्योंकि अब कनाडा अमेरिका के साथ नहीं मिल पाया क्योंकि कनाडा के लोग जो मूल निवासी थे वो फ्रेंच भाषा बोली जाती थी। अब मूल निवासी वो लोग होते हैं जो किसी राज्य या प्रांत या देश के अंदर सिर्फ उतने ही कम्युनिटी के जिनके अपनी अलग संस्कृति, अलग भाषा होती है। अब मैं आपको बताता हूं, हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर ये वेस्ट इंडीज में संघवाद दे रखा है। वेस्ट इंडीज की आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। 1498 के अंदर, 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज करी। इंडिया की खोज उसने गोवा के थ्रू आके करी थी, वास्को डी गामा में। अब जब उसने इंडिया की खोज कर ली, इंडिया की खोज करने के बाद जब उसने यहाँ पर देखा मुगल्स वगैरह कितने अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से उनका खान पान है, कितने सारे मसाले हैं, विविधता है यहाँ पर, कितने अच्छे संसाधन है। भारत एक सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया का होने का मतलब ये नहीं था कि भारत के अंदर बहुत सारे मतलब सोना ही सोना था। सोने की चिड़िया का मतलब भारत संसाधनों से परिपूर्ण एक देश था। अब इसके बाद जब उसने इंडिया को देखा वास्को डी गामा ने, अपना जाने के बाद यहां से वास्को डी गामा सीधा गया, तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। वास्को डी गामा ये अमेरिका से यहां से निकला और यहां से निकलने के बाद ये बीच में हमारे पास कैरिबियन सी पड़ता है। आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर जितने जितने छोटे छोटे ये टापू है, ये यहां पर ये वाला हवाना के पास ये छोटे छोटे जो टापू आपको यहां पर दिख रहे हैं, ये सारे हमारे ये वाले, ये जितने हमारे छोटे छोटे टापू है, ये हमारे बहामास के पास ही कैरिबियन सी पड़ता है। ये कैरिबियन सी जो है ये हमारे छोटे छोटे टापू हैं, ये वाले। ये देखिए यहाँ पे हमारा सारा कैरिबियन सी है। कैरिबियन सी के पास जितने भी छोटे छोटे टापू हैं ये सारे हमारे पड़ते थे। जब कोलंबस यहां से निकला और निकलने के बाद वो कैरिबियन सी तक पहुंचा, कैरिबियन सी में पहुंचने के बाद उसने देखा छोटे छोटे टापुओं पर अलग अलग तरीके के लोग रह रहे हैं, मतलब इंडिया से मिलते जुलते, जैसा वास्को डी गामा ने बताया था। कोलंबस ने सोचा कि ये इंडिया से मिलते जुलते लोग हैं, सांवले कलर के लोग हैं और कुछ गोरे भी हैं यहाँ पर, तो मैं भारत पहुंच गया। पर जब उसके ये थोड़े टाइम बाद उसको जब ये बात बताएगी कि इंडिया नहीं है, इंडिया यहां से कोसों मील दूर है, तो उसने ये बात जानकर देखा कि यहां से इंडिया तो बहुत दूर आ रहा है। इंडिया दूर आने के बाद उसने, पर मिलते जुलते तो लोग थे वेस्ट इंडीज के, उसने बोला कि ये वेस्ट इंडीज के ये जो लोग हैं इनको मैं वेस्ट इंडीज बोलूंगा, मतलब कि दक्षिण पश्चिम प्रांत में रहने वाले भारतीय, पश्चिम भारतीय, तो इसको बोला गया वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज के अंदर क्या था, 1958 में वेस्ट इंडीज फेडरेशन का गठन किया गया था। 1958 के अंदर वेस्ट इंडीज फेडरेशन का गठन किया गया था। इसकी साथ ही क्या हुआ था कि वेस्ट इंडीज के जो सरकार थी बहुत ज्यादा कमजोर थी, क्योंकि उनमें आपस में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं थी। आपस में उनमें विवाद चलते रहते थे। विवाद चलने के साथ साथ वो लोग संघीय इकाइयों में नैतिक प्रतिस्पर्धा की वजह से 1962 में संघीय इकाइयों में नैतिक प्रतिस्पर्धा, मतलब कि जो वहां के राज्य थे, संघीय इकाई का मतलब नैतिक प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, मतलब कि सोशल कंपटीशन को लेके, मोरल कंपटीशन को लेके उनमें आपस में प्रॉब्लम्स चलती रहती थी, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, जिसकी वजह से 1962 में उन्होंने अपने संघ को भंग कर दिया और अलग हो गया। इस वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई, पता नहीं चल रहा था कि किसकी सरकार आएगी, कैसे सरकार बनेगी। 1973 की चिगुआ राम संधि के द्वारा स्वतंत्र प्रायद्वीपों को एक सांझी संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोबारा से कैरिबियन समुदाय नामक बाजार में जैसी दोबारा से कैरिबियन, देखिए यहां पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दोबारा से कैरिबियन समुदाय के तहत एक ग्रुप बना लिया गया दोबारा से, और सरकारों को बोला गया कि ठीक है भैया, अब आप अर्थव्यवस्था या राज्य को या सरकारों को लेकर लड़ाई मत करें। जिसको सरकार बना रही है वो टाइम टू टाइम, मतलब समय समय के बाद आपस में डिसाइड कर दे किस की सरकार कितने कितने समय के बाद आएगी। सारे ग्रुप्स की सरकार का शफलिंग होगी, एक के बाद एक सरकारें बनती रहेगी। ये वेस्ट इंडीज था हमारा। तो वेस्ट इंडीज भी अलग अलग ग्रुपों के साथ था, बाद में उसको मिलाया गया। इसके अंदर हमारे को मेन इंपॉर्टेंट जो है हमारे 1958 वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना, 1962 कब इसको भंग कर दिया गया, और 1973 चिगुआराम संधि के दौरान इसको वापस पुनर्स्थापित कर दिया गया। अब इसके बाद हमारे पास यहां पर यह बात पूरी तरह क्लियर हो जाती है कि संघवाद
का क्या मतलब था? संघवाद का मतलब था ग्रुपों का मतलब संघों का विचार, मतलब ग्रुपों का विचार। अब अगर मैं यहां पर आपको एक संघवाद की एक अच्छी डेफिनेशन देना चाहूं, तो अगर सरल शब्दों में अगर मैं आपको संघवाद को समझाऊं, तो सरल शब्दों में संघवाद का अर्थ होता है एक संस्थागत प्रणाली। संस्थागत प्रणाली का मतलब होता है, संघवाद एक तरीके का इंस्टीट्यूशन है। संस्थागत मतलब प्रणाली एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें दो तरीके की राजनीतिक व्यवस्थाओं को रखा जाता है। जैसे कि भारत की अगर मैं बात करूं, तो भारत के अंदर दो तरीके की राजनीतिक व्यवस्थाएं, एक केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार। तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें दो तरीके की राजनीतिक व्यवस्थाओं को रखा गया है। इसमें एक संघीय सरकार होती है तो दूसरी प्रांतीय सरकार होती है। प्रांतीय सरकार का अभिप्राय हमारे पास यहाँ पर राज्य सरकारों से है। और इसके अंदर अगर आप यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है नाइजीरिया में संघवाद। अब नाइजीरिया में देखिए, पहले तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट पेज पर, यहां पर हमने बात करी है सबसे पहले हमारे पहले पैरा के अंदर इधर हमने बात करी है सोवियत संघ की, नीचे अमेरिका की, उज्बेकिस्तान की, यूगोस्लोवाकिया की, चेकोस्लोवाकिया की और पाकिस्तान की, कनाडा की। इसके बाद हमने बात करी यहाँ पर वेस्ट इंडीज की। वेस्ट इंडीज के बाद हमने यहाँ पर बात करने वाले हैं अब नाइजीरिया की। देखिए नाइजीरिया जो है अफ्रीका के अंदर है नाइजीरिया। अब नाइजीरिया के क्या था, बहुत सारे नाइजीरिया के विभिन्न क्षेत्र के समुदाय नाइजीरिया के जितने भी समुदाय थे ना, आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। 1914 तक नाइजीरिया जो था ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे, उपनिवेशों में से एक था। देखिए मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन जो था हमेशा उपनिवेश गतिविधि पे विश्वास करता था। उपनिवेश का अगर यहाँ पर हम कभी भी अपने पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, 11वीं की 12वीं की इकोनॉमिक्स, 11th क्लास 12th क्लास की इकोनॉमिक्स हो, और बात करेंगे उपनिवेश का मतलब होता है वो सरकार या वो देश जो किसी अन्य देश का गुलाम होता है। अगर मैं किसी अन्य देश का गुलाम हूं तो इसका मतलब कि मैं उपनिवेश हूं किसी अन्य देश का, और मेरा उपनिवेश देश कौन सा है, जो भी मेरा गुलाम होगा। सपोज करिए एग्जांपल दे देता हूं मैं यहां पर आपको, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे इंडियंस, तो भारत जो था एक उपनिवेश देश था, किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का उपनिवेश देश था भारत, ठीक है। जो गुलाम होगा उसको उपनिवेश बोला जाएगा, जिसका गुलाम है उसको नहीं बोला जाएगा, जो गुलाम है उसको उपनिवेश बोला जाएगा। तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं नाइजीरिया की। 1914 तक, 1914 तक उत्तरी नाइजीरिया, दक्षिण नाइजीरिया ब्रिटेन के दो उपनिवेश थे। 1950 में इबादान संवैधानिक सम्मेलन हुआ जिसमें नाइजीरिया के नेताओं ने एक संघीय संविधान बनाने का निर्णय लिया। अब देखिए, अब 1947 के साथ सिर्फ भारत देश ही आजाद नहीं हो रहा था, भारत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अन्य राज्य भी थे, अन्य देश भी थे जो आजाद हो रहे थे। अब क्या आप अगर मेरे को बता सकते हैं कि भारत देश के साथ साथ 1947 में पाकिस्तान को छोड़ के और कौन सा देश आजाद हुआ था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि 1947 में भारत देश के साथ और दूसरा कौन सा राज्य और कौन सा देश आजाद हुआ था, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बच्चों बताना। तो जो भी देश आजाद हो रहे थे उनकी कहानी पूरे विश्व में फैल रही थी कि ये सारे देश आजाद हो रहे हैं, अब हमें भी आजाद होना चाहिए। ये बात उड़ती उड़ती नाइजीरिया तक भी पहुंची। देखिए बात चल रही है 1950 की, यानी कि 1947 भारत देश की आजादी के बाद की। अब 1950 में उन्होंने अपना एक संवैधानिक सम्मेलन करा जिसमें नाइजीरिया के नेताओं ने एक संविधान संघ बनाया, और उन्होंने नाइजीरिया की 3 बड़ी जनजातियां जिसका नाम था एरिबो, इबो और हाउस ऑफ फुलानी को एकत्र करा, और उनको इकट्ठा करने के बाद बोला कि हम देश के 3 पश्चिम, पूर्व और उत्तर थे, 3 भाग थे, पूर्व पश्चिम उत्तर में सबको देशों को इकट्ठा करा। और 1960 के संविधान केंद्र में प्रांतीय सरकारों को नाइजीरिया की पुलिस का नियंत्रण करती थी। देखिए 1960 में प्रांतीय सरकार जितनी भी राज्य सरकारी थी उनका नियंत्रण कौन करता था? पुलिस करा करती थी, यानी कि सेना शासन या पुलिस का शासन, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये वाला सेना शासन पुलिस का शासन तो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान कई बार देख चुका है और देखता भी रहता है। अब यहां पर भी यही हो रहा था पुलिस का शासन। पर 1979 के सैनिक संविधान के अंतर्गत किसी भी राज्य को पुलिस रखने का अधिकार नहीं था। मतलब कि एक ही सरकार रहेगी, केंद्र सरकार, सेंट्रल के अंदर जो पुलिस रहेगी, इसके अलावा कोई अन्य राज्य, कोई अन्य प्रांत अपनी सरकार नहीं रख पाएगा। 1999 में नाइजीरिया में लोकतंत्र की दोबारा बहाली हुई और उसके बाद धार्मिक विभेद बने रहे। देखिए अलग अलग धर्म के लोग नाइजीरिया में रह रहे थे, धार्मिक विभेद बने रहे। कुछ क्रिश्चियंस को मान रहे थे, कुछ मुस्लिम्स को मान रहे थे, ईसाई धर्म को मान रहे थे, कुछ लोग अरब भाषा को मान रहे थे, तो उर्दू लैंग्वेज को मानते थे। तो वहां पर अभी भी धार्मिक विभेद बने रहे। 1999 में फिर भी नाइजीरिया में जो था लोकतंत्र स्थापित हो गया था। ये था हमारा नाइजीरिया का पार्ट। अब हम यहां पर हम देख रहे हैं कि एक संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकारी शक्तियां कौन तय करता है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्य में टकराव समाधान कैसे होता है। अब भारतीय संविधान में संघवाद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे इसका,
चैप्टर का। यहीं से ही एक्चुअली में जो हमारे वहां पर भी हमने पढ़ा पहले वो बेसिक्स था। अब यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। संघवाद की डेफिनेशन में आपको बता सकता हूं। संघवाद का मतलब है दो प्रकार की प्रणाली। एक का मतलब होता है केंद्रीय सरकार, दूसरा राज्य सरकार। केंद्रीय सरकार क्या करती है, अपने पूरे देश को चलाती है, और राज्य सरकार अपने अपने राज्य के लिए जिम्मेदार होती है। अब संघीय की अगर मैं बात करूं, संघीय का क्या मतलब होता है? संघीय का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, जिससे एक बड़ा देश बना जाता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था 565 रियासतें, रजवाड़े जो थी 565, हमारी बुक के अंदर भी दे रखा हुआ, मोर देन 500 इसमें लिखा हुआ है कहीं पर। मोर देन 500 जो जितने भी रजवाड़े थे, मतलब 500 से ज्यादा जितनी भी रियासतें थी, उनको मिलाया। क्योंकि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जितने अंग्रेजों ने बोला कि भैया हम तो जा रहे हैं, अब आप एक काम करना, जितने भी रजवाड़े थे, जो भी रजवाड़े राजा महाराजा अंग्रेजों के अधीन थे, उनके कानों में बोल गए कि भैया हम तो जा रहे हैं, अब आप अपना अपना राज्य अलग अलग बना लेना, अपना देश अलग बना सकते हो, या नेहरू के अंडर में काम कर सकते हो। अब ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू को पता लगी। उन्होंने कहा भाई ऐसे तो ये और छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे हमारे भारत देश के। इसके लिए एवज में उन्होंने काम दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को इकट्ठा करने में, जिसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। और अब हम बात करें भारतीय संविधान में संघवाद। संघीय का मतलब होता है सरकार पूरे देश के लिए होती है। संघीय का मतलब होता है सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और अपने अपने प्रांत के विशेष के लिए होती है, जिसके जिम्मे राज्य के महत्व होते हैं। संघीय का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप का मतलब कि सरकार तो है पूरे देश की, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दो तरीके की सरकारों की बात करी है मैंने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सरकार जो है पूरे देश की होती है, जिसके जिम्मे पूरे देश के सही और गलत सब कुछ मायने रखते हैं। वित्तीय सहायता और जो भी हमारे बजट का वगैरह जो भी निर्धारण करती है, केंद्र सरकार करती है, सरकार करती है, और राज्य सरकार सिर्फ अपने प्रांत के लिए जिम्मेदार होती है। इस चीज का एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। यहाँ पर जब 2020 के अंदर कोरोना आया था, 2020 के में तो कोरोना बहुत अपने चरम पर था। 2021 में जब थोड़ा सा शांत हुआ था कोरोना, तो मतलब सरकार ने तो कह दिया था कि भाई आप लॉकडाउन रखिए, पर राज्य सरकारों ने कह दिया था कि हम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने प्रांतों में कुछ समय का लॉकडाउन रख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे को नुकसान होता है। हमारे जो राज्य है वो अफेक्ट हो रहे हैं, उनसे गतिविधियां, जो राज्य गतिविधियां हैं अफेक्ट हो रही हैं। तो इसके अगेंस्ट में राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा था कि आपको जैसे भी करना है आप अपने राज्य को संभालें, अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमसे डिस्कस करें। अब आपको मैं बताता हूं यहाँ पर, अब उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर संघीय सरकार की एक बात बता देता हूं। भारत में संघ सूची के विषय पर केंद्रीय सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो इसी का एग्जाम्पल था ये वाली बात जो थी। उदाहरण आपको संघीय का अगर मैं एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पर, कि भारत के अंदर केंद्रीय सरकार तो राज्य कानून बनाती है, केंद्र के मतलब पूरे देश के, और राज्य सरकार राज्यों के कानून बनाती है। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको कोरोना वाला दिया कि भाई हमने अपना टाइमिंग डिसाइड कर लिया कि इतने से इतने बजे तक दुकान खुलेगी हमारी, और 10 से 5 तक की हमारी दुकान खुलेगी, जबकि सरकार ने कहा था रात को 8 बजे तक की खुले। पर कुछ राज्यों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ पर कोरोना के केसेस ज्यादा है, तो हम इतने से इतने तक की अलाउड कर सकते हैं। तो राज्य के स्तर पर राज्य सरकारों ने डिसीजन लिया, और केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है भारतीय संविधान में संघवाद। भारतीय संविधान में संघवाद, संविधान के अनुच्छेद, ये वहां पर आ जाता है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ कहा गया है। अब मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन बन के आ जाता है, हमारे पास एमसीक्यू में छोटा सा क्वेश्चन बन के आ जाएगा हमारे पास एग्जाम के अंदर, कि अनुच्छेद 1 भारत के संविधान में संघवाद के लिए क्या शब्द का प्रयोग करा गया है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, भारतीय संविधान में संघवाद के लिए राज्यों का संघ का कहा गया है। और ये कौन से अनुच्छेद में होता है? हमारे अनुच्छेद 1 के अंदर। भारत में संघवाद अपनाया गया, उसका आधार राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा हुआ था। आंदोलनकर्ताओं ने अपने फैसले का परिणाम दिया, जब देश आजाद होगा तब विशाल भारत देश पर शासन के लिए शक्तियों को प्रांतीय केंद्रीय सरकारों में बांटेंगे। और आज संविधान में ऐसा ही है। देखिए, संविधान बनने से पहले जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, जितने भी नेता थे जिन्होंने अपना ग्रुप बना रखा था, उन्होंने बोला कि जब हमारा भारत देश आजाद होगा तो हम भारत देश के आजादी के बाद इसको छोटे छोटे ग्रुप में बांट देंगे, छोटे छोटे ग्रुप में जो बट्टे बांट देंगे, जिससे कि शक्ति का विभाजन हो जाए। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, शक्ति का विभाजन। उन्होंने बोला हम शक्ति का विभाजन कर देंगे। शक्ति का विभाजन को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि शक्ति का विकेंद्रीकरण कर देंगे। विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति को किसी एक सत्ता के हाथ में नहीं देंगे, एक केंद्र के हाथ में नहीं देंगे, मतलब शक्तियों को विभाजन, अलग अलग राज्यों को अपनी अपनी शक्तियां दे देंगे। इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं होता, और एक
अच्छे तरीके से हमारे देश की डेवलपमेंट होती है। हो सकता है हमारी केंद्र सरकार सही तरीके से कार्य ना कर रही हो, इसके अगेंस्ट में राज्य सरकारें अच्छी तरीके से कार्य कर सके। तो दो तरीके के बेनिफिट हो गए थे हमारे, दो तरीके के फायदे हो गए थे, लाभ हो गए थे। एक हो गया था शक्ति का विकेंद्रीकरण, तानाशाही शासन से बच जाते थे हम। दूसरा हो जाता था हमारा कि शक्तियों का अपने अपने तरीके से हम अपने राज्य का प्रोग्रेस कर रहे थे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत क्या था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के अनुसार केंद्र सरकार के साथ साथ 28 राज्य हैं तथा 8 केंद्र शासित सरकारें हैं। देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित सरकारें जो होती हैं, देखिए एक तो 28 राज्यों में से 20 राज्यों की तो अपनी सरकारें हैं, इसके अलावा जितनी भी 8 केंद्र शासित सरकारें हैं उनके अपने अपने प्रांतों में विषय में काम करती हैं। ठीक है, साथ में 7 केंद्र शासित प्रांत भी हैं जो दिल्ली की राजधानी दिल्ली में वो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के रूप में दर्ज किया गया था। 7 केंद्र शासित प्रांतों में, केंद्र शासित प्रांत। ठीक है सर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में संघवाद है, परंतु संघवाद से भिन्न है। अब वेस्ट इंडीज, अमेरिका, नाइजीरिया, जर्मनी, यहां पर जो भी संघवाद है, जर्मनी का जो मैंने आपको बताया था, हमने 10th क्लास में पढ़ा था बेल्जियम वगैरह के बारे में, ये इनके अंदर संघवाद तो है पर अलग तरीके से। अब मैं आपको बताता हूं 2 तरीके की बातें। संघवाद में अमेरिका कहता था सबको साथ लेकर चलना। साथ ध्यान से समझना बच्चों, फिर मेरे को बताने वाली बात समझ में आई कि नहीं। अमेरिका कहता था सबको साथ लेकर चलना और भारत कहता था सबको जोड़कर चलना। यहां पर मैं आपको तो बताता हूं इकहरी और दोनों नागरिकता का कार्य होता है। अमेरिका कहता था सबको साथ लेकर चलना, जैसे सबको साथ लेकर चलना मतलब ये सब मेरे साथ है, सबके संविधान अलग हैं, सबकी सरकारें अलग हैं। अगर मैं यहां से बोलूंगा कि अगर मैं खड़ा हूं ब्राजील के अंदर तो मैं ब्राजीलियन हूं, अमेरिकन नहीं हूं। पर अगर मैं यहां से जाता हूं अल्जीरिया या ईरान या तुर्कमेनिस्तान, कहीं पर भी जाता हूं, मैं अगर यहां से चला जाता हूं साउथ अमेरिका से मैं कहीं पर भी चला जाता हूं, बाहर निकल के मैं किसी भी अलग वर्ल्ड कंट्री, सेकंड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाता हूं, तो यहां से निकल के मैं एक अमेरिकन हूं। इसी के अगेंस्ट में भारत कहता था कि सबको जोड़कर चलना। भारत कहता था कि हमारी इकहरी नागरिकता है, हम सब एक साथ रहते हैं, हमारे जितने भी प्रांत हैं सब एक साथ हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये जितने भी राज्य हैं हमारा एक ही संविधान लागू होगा और सब राज्य केंद्र के अधीन होंगे, केंद्र शासित के अधीन होंगे। अपनी तो उनके पास शक्ति होगी पर जितनी भी बड़ी बड़ी डिसीजंस होंगे, बड़े बड़े निर्णय होंगे, वो केंद्र के निर्णय के बिना नहीं लिए जाएंगे। परंतु ये वाली चीज हमारी लागू नहीं हुई जम्मू कश्मीर के ऊपर 1947 के बाद, क्योंकि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं 1947 के बाद ये हमारा लागू नहीं हुआ जम्मू कश्मीर के ऊपर। अगर मैं यहां पर जम्मू कश्मीर का मैप खोल लेता हूं और आपको यहां पर दिखाऊं, देखिए ये जम्मू कश्मीर है हमारा, ये लेह लद्दाख है इधर वाला हिस्सा, ये हमारा इस्लामाबाद पाकिस्तान है। तो ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा है इंडिया के अंदर जहां तक एंटर होता है, ये येलो वाला पार्ट, ये इंडिया पीओके है हमारा, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये वाला पार्ट कहता था कि हमारा ये पाकिस्तान, हमारा जम्मू कश्मीर यहां तक है। इंडिया कहता था हमारा इंडिया यहां तक है। अब आप देख सकते हैं ये एक जम्मू कश्मीर के अंदर ये 2 पार्ट यहां पर बटे हुए हैं। यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं जम्मू कश्मीर के अंदर रेड वाला पार्ट हमारा इंडिया है और येलो वाला पार्ट पाकिस्तान है। अभी येलो वाला पार्ट जो पाकिस्तान का है, अब इस पाकिस्तान के येलो वाले पार्ट में इंडिया भी लड़ाई चल रही थी संविधान के ऊपर और पाकिस्तान की भी लड़ाई चल रही थी संविधान के ऊपर। तो दोनों में आपस में टकराव हुआ, तो अभी तक डिसीजन नहीं ले पाया कि, और ये जो आप ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं ये वाला, यहां से अक्साई चीन वगैरह पर, यहां पर चाइना ने, पिंक वाला पोर्शन जो है यहां पर चाइना ने कब्जा कर लिया। अब आप देख सकते हैं इंडिया के पास कितना पोर्शन रेड बचा हुआ है कश्मीर का, आधा कश्मीर, छोटा सा पार्ट, मतलब 20% पार्ट हमारा चाइना में जा चुका है, 30% पार्ट हमारा पाकिस्तान के अंदर है और बचा हुआ 30 और 20 50% पार्ट हमारे पास इंडिया के पास है, रेड वाला पार्ट। अब इसके बाद यहां पर क्वेश्चन ये आता है
कि अब जब इतने तीन तीन लड़ाई चल रही है, डिस्प्यूट चल रहे पाकिस्तान संविधान के ऊपर, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारी इस वाले चैप्टर के अंदर संघवाद में लास्ट वाला टॉपिक है जम्मू कश्मीर का। उसको मैं आपको पहले यहीं पर ही क्लियर कर देता हूं। जम्मू कश्मीर के अंदर अनुच्छेद 370 लगाया गया। इसका अर्थ था कि वो राज्य जिसके ऊपर कोई भी शासन नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर अपना संविधान अलग बन जाएगा। वहां के लोगों ने कहा कि हमारे को पता नहीं चल रहा है कि हमारे पर चाइना राज कर रहा है, हमारे को पता नहीं चल रहा है हमारे पास जम्मू कश्मीर राज कर रहा है, हमारे को पता नहीं लग रहा है हमारे पास पाकिस्तान राज कर रहा है, तो हम अपने खुद राज कर रहे हैं। हमने अपना संविधान खुद बना लिया, हमने अपना फ्लैग अलग बना लिया, हमारे देशों की कम्युनिटी अलग है। पर इस चीज को हमारे मोदी जी ने धारा 370 हटाई और ये जम्मू कश्मीर का जो पार्ट था इसको भारत का घोषित करा। अभी भी येलो वाला पार्ट बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला पाकिस्तान के पास है। देखते हैं हमारे मोदी जी कब कृपा करेंगे और इसको भी ले आएंगे वहां से। तो ये हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल, ये भी प्रांत जो था, संघ जो था हमारे जम्मू कश्मीर में, ये भी संघ जो था हमारे जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर जो था प्रांत जो हमारे भारत का हिस्सा था, अभी भी है। कुछ ही पार्ट है, कुछ पार्ट अभी भी गया हुआ है पाकिस्तान में, कुछ चाइना में गया हुआ है। तो धारा 370 हटाया। इससे पहले जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था। एमसीक्यू के अंदर एक मार्क के क्वेश्चन में आ जाएगा, भारत के कौन से राज्य का अपना संविधान था, इसमें आप आंसर लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर का। अब इसके बाद शक्ति का विभाजन हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास मेन एक टॉपिक आ जाता है भारत का संविधान के अंदर, सूचियां। अब संघ सूची, राज्य सूची क्या होती है? देखिए, संघ सूची होती है जो संघ सूची वैसे केंद्र के अंडर में आती है। संघ सूची का अर्थ होता है राष्ट्रीय महत्व के विषय, लगभग 99 विषय। राष्ट्रीय महत्व मतलब जो हमारे पूरे भारत देश के, मतलब पूरे भारत देश के कल्याण के विषय जो हैं वो 99 विषय हैं, 99 विषय हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि रक्षा और विदेश, रेल, बंदरगाह, बैंक और खनिज। ये वो विषय हैं जिनको हम किसी राज्य के हाथ में नहीं दे सकते, किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं दे सकते। ये वो विषय केंद्र सरकार के हाथ में रहेंगे। तो इसके ऊपर, ये विषयों पर हमारा डिसीजन लेगी केंद्र सरकार। तो संघ सूची के अंदर में आती है केंद्र सरकार है, जो पूरे भारत देश के लिए डिसीजन लेती है। इसके अगेंस्ट में अब आती है राज्य सूची। राज्य सूची होती है जो 66 विषय, 66 विषय जो हैं राज्य के अंडर में आते हैं, जैसे कि पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई और स्वास्थ्य। वो केसेस, वो मुद्दे जिन पर सिर्फ राज्य अपने लिए डिसीजन ले सकता है, इसके लिए केंद्र की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि राज्य की पुलिस अपनी होती है, दिल्ली पुलिस अपनी है, हरियाणा पुलिस अपनी है, हिमाचल पुलिस अपनी है, तो उसमें केंद्र के कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सबकी पुलिस अपनी अपनी होती है। न्याय, सबकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अपने अलग अलग होते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट अपनी अलग है, मुंबई हाई कोर्ट अलग है, और दिल्ली के अंदर जैसे करकड़ुमा कोर्ट है, पटियाला हाउस कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट है, या 30 हजारी कोर्ट है, या जैसे कि आप और भी क्षेत्रों में, और भी राज्यों में कोर्ट्स उनके अलग अलग होती है। अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, इनके न्यायालय अपने अलग रहेंगे। और समवर्ती सूची आती है, लगभग 52 में से 47 सूचियां संवर्ती सूची में आती है, जैसे कि फौजदारी, विधि प्रक्रिया या सामाजिक सुरक्षा। वो निर्णय जिन पर हमें राज्य और संघ दोनों मिलकर निर्णय ले रहे हैं, वो समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। जैसे कि फौजदारी का मतलब कि किस तरीके का न्याय बनाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, और क्या क्या कानून पास होने चाहिए। विधि प्रक्रिया, विधि का मतलब होता है कानून। विधि प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा के जो भी मुद्दे हैं कि किस तरीके से हमारी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इसके मूल्य। अब इसके बाद एक और हमारे पास यहाँ आती है अवशिष्ट शक्तियां, जिसे हमें बोला जाता है अवशिष्ट सूची भी बोला जाता है। अवशिष्ट सूची हमारे को समझना बहुत जरूरी है। अवशिष्ट सूची वो होती है जिनमें इन ऊपर दिए गए मुद्दों को नहीं यूज करा गया। इसका एग्जांपल मैं एक आपको दे देता हूं, जैसे कि 2012 या 10 से पहले जब हमारे देश के अंदर मोबाइल क्रांति नहीं आई थी, संचार क्रांति नहीं आई थी, तो उस टाइम पर ओटीपीज वगैरह या ईमेल्स वगैरह इतने पॉपुलर नहीं थे। सन 2000 या 1999 या 95 के टाइम पर कुछ सूचियां जो भी किस्से थे वो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के अंदर आ गए थे। पर अब जैसे जैसे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं, नए नए मुद्दे सामने आते जा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए साइबर क्राइम के अंदर ओटीपी हैक हो जाता है, ईमेल के पासवर्ड्स हैक हो जाते हैं। ये हमारे इन तीनों सूचियों में नहीं आते। ये तो सभी की प्रॉब्लम समान है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, सभी की प्रॉब्लम समान है। तो वो मुद्दे जो हमारे पहले से संविधान की इन सूचियों में डिस्क्राइब नहीं कर रखे हैं, बता नहीं रखे हैं, वो मुद्दे हमारे इन अवशिष्ट सूचियों के अंदर आते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहां पर सशक्त केंद्रीकरण और संघवाद। सशक्त केंद्रीकरण और संघवाद का मतलब होता है, देखिए भारतीय संविधान के अंदर सशक्त केंद्रीकरण क्यों होना चाहिए, केंद्र को मजबूत क्यों होना चाहिए। सशक्त का मतलब प्योर शक्ति की, मतलब पूरा शक्ति के साथ केंद्रीकरण क्यों होना चाहिए। देखिए अगर सशक्त केंद्रीकरण नहीं होगा तो हर राज्य अपनी अपनी मनमानी करेगा। जैसे कि इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक है, मैं आपको इसमें पता लग जाएगा। अगर कोई राज्य को किसी राज्य से लड़ाई हो रही है तो उनका निपटारा कौन करेगा। आपके पास एमसीक्यू में ये वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा कि अगर प्रांत और केंद्र के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, कोई इसी तरीके की बहस हो जाती है राज्य और केंद्र के बीच में, तो उसका निपटारा कौन करता है। तो इसका निपटारा हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। सर्वोच्च न्यायालय जब हमारा निपटारा करता है तो इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का ही निर्णय मान्य माना जाएगा। अब सशक्त केंद्रीकरण और संघवाद का मतलब होता है कि हमारा जो केंद्र है वो बिल्कुल सशक्त होना चाहिए, उसके पास सारी शक्ति होनी चाहिए, उसका कंट्रोल। देखिए राज्य तो शक्तिशाली है ही है, पर जो मेन कंट्रोल तो केंद्र का ही रहता है ना। जैसे कि अब केंद्र के साथ साथ मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति जो है आपातकालीन घोषणा करता है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों उसके निर्णय के अधीन होते हैं। अब कोरोना के टाइम पर राष्ट्रपति ने आपातकालीन घोषणा की थी। दूसरी, इससे पहले चाइना के टाइम पर 1962 में केंद्र राष्ट्रपति ने आपातकालीन घोषणा करी थी, पहली बार उस टाइम पर करी गई थी। अब केंद्र और संघवाद को सशक्त इसलिए होना चाहिए कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति हो, राज्य के पास कम शक्ति हो। अब यहां पर देखिए आपको मैं दिखा देता हूं, 500 से ज्यादा देशी रियासतें थी जिनका पुराने प्रांतों में विलय और नए प्रांतों में गठन हुआ। देखिए अगर केंद्र सशक्त नहीं होगा तो हर राज्य अपनी अपनी मनमानी करेगा। सब राज्य कहेंगे मेरी अपनी शक्ति, मेरा अपना राज्य अलग बनाए, मेरा अपना राज्य अलग बनाए, मैं अपने खुद के कानून बना रहा हूं, मैं अपनी ये वाली सीमा यहां से जाके मिला रहा हूं, दो राज्य आपस में मिल गए। ऐसे थोड़ा ना होता है, दो राज्य कैसे मिल जाएंगे बिना केंद्र की अनुमति के बिना। और इसके लिए केंद्र को सशक्त होना पड़ेगा। केंद्र संघवाद के निर्णयों पर डिसाइड करेगा कि क्या क्या कानून बनने चाहिए, क्या क्या विधि प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या क्या निर्णय लिए जाने चाहिए केंद्र के साथ मिलकर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आ जाता है, इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक यहां पर आ जाता है भारतीय संविधान में भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव। भारतीय संघीय व्यवस्था में तनाव क्यों, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि सारे संघों ने अपने अपने अलग अलग राज्य अलग अलग मांगे थे कि हम अपना अपना अलग अलग कर लेंगे, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका विलय कराया था। अब इसके बाद में तनाव के साथ साथ होता है कि यहाँ पर बोला गया कि संविधान तो एक तरीके का फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, उस फ्रेम के स्ट्रक्चर के अंदर हमने सारे राज्यों को उठा के रख दिया। अब उन राज्यों को अपने आप को उस फ्रेम के अंदर फिट करना है, मतलब एक तरीके से उस क्षेत्रफल के अंदर अपने आप को ढालना है कि हमारे को अब किस तरीके से प्रक्रिया करी जानी चाहिए। प्रक्रिया करने के मतलब कि देखिए 1960 के दशक में यहां पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस के वर्चस्व में कुछ कमी आ गई थी। कांग्रेस का वर्चस्व 1960 के दशक में कमी इसलिए आ गई थी क्योंकि 60 का दशक हमारे भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बहुत ज्यादा गरीबी फैल चुकी थी, आर्थिक डिसबैलेंस हो गया था, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकल डिसबैलेंस हो चुका था। आर्थिक रूप से हमारा देश जो था संभल नहीं पा रहा था, गरीबी फैल चुकी थी, बेरोजगारी हो चुकी थी, चाइना के साथ लड़ाई चलने वाली थी, पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी हमारी बहस चल रही थी और हमारे ऑलरेडी बैक टू बैक कितने सारे नेता मर चुके थे, मतलब नेता मरते जा रहे थे। कांग्रेस का जो फ्रेम था वो खत्म होता जा रहा था, कांग्रेस का वर्चस्व भी खत्म हो जा रहा था। 1960 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं था। अब इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो भारतीय संघ व्यवस्था में तनाव कहां पर आ रहा था कि केंद्र और राज्य के बीच में स्वतः की मांग होने लग गई थी। स्वतः की मांग यहां पर अगर आप देख सकते हैं तो स्वतः की मांग और ये ऊपर वाला टॉपिक दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। देखिए जो तनाव तो हमने पीछे 500 राज्यों में बढ़े के सब अपने अपनी मांग कर रहे थे। तनाव का मतलब था कि राज्यों ने मांग करी कि हमारा देश अलग बने, हमारा देश अलग बने, हमारी सरकारें अलग बने, हमारे कानून अलग बने, हमारा संविधान अलग बने, पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पर तनाव हो रहे थे। अब इसके बाद क्या था, स्वतः की मांग। स्वतः की मांग से प्रॉब्लम ये हो रही थी कि स्वतः की मांग का मतलब था, स्वतः का मतलब था प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता का अगर हम एक सिंगल वर्ड देखना चाहे तो इसका मतलब होता है सोवरेनिटी, इंग्लिश में जिसे बोला जाता है। प्रभुसत्ता का मतलब होता है शक्ति, इससे ऊपर कोई नहीं, कंप्लीट पूर्ण शक्ति। मतलब मेरी प्रभुसत्ता है तो मेरे से ऊपर ना तो कोई है और ना ही कोई होगा, मैंने जो बोल दिया दैट इज फाइनल। तो प्रभुसत्ता, स्वतः की मांग करने लग गए थे राज्य। उन्होंने बोला कि हमारे पास वित्तीय स्वतंत्रता होनी चाहिए, वित्तीय का मतलब कि फाइनेंशियल पैसे की स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रशासनिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं अपना राज्य को अपने तरीके से करूंगा, मेरे को केंद्र को कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब कि मैंने अपना जो कर वगैरह वसूल करा वो मेरे पास ही रहेगा, मैं केंद्र को देने के लिए कोई भी बाधिक नहीं हूं किसी भी तरीके से। संस्कृति भाषा, मतलब संस्कृति के आधार पर मेरे प्रांत या राज्य का नाम रखा जाए, ऐसी इन्होंने मांग करी। और
ये सब चीजों से प्रॉब्लम होने लग गई थी, जिसकी वजह से भारतीय संघ व्यवस्था के अंदर तनाव हो गया था और स्वतंत्रता की मांग होने लग गई थी। अब ये कार्टून अगर हमारे को यहाँ पर दिखेगा तो आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है संविधान सभा में राष्ट्रीय भाषा पर बहस के दौरान नेहरू को हिंदी भाषा प्रांतों में दूसरी बार में उतारने में आग्रह किया। देखिए यहाँ पर बेचारा गरीब आदमी नीचे पड़ा हुआ और ऊपर से सारे अलग अलग नेता लोग बैठे हुए। अब गरीब आदमी तो उस टाइम 1960 के अंदर ऑलरेडी बैठा हुआ था, बेरोजगार आदमी कहाँ इतनी मांग रहा था, ये सब मांग कर रहे थे उस टाइम के नेतागण, जो कि अलग अलग तरीके से गरीब आदमी का सहारा लेके नेहरू जी के सामने खड़े हो गए थे कि हमारे को अलग अलग राज्यों की स्वतंत्रता की मांग करें, स्वतंत्रता की मांग करें। अब इसके साथ साथ ही मैं आपको यहाँ पर बात करते हैं राज्यपाल की भूमिका की। इस चैप्टर के अंदर राज्यपाल की भूमिका को मैं आपको बताता हूँ। 1998 में के अनुसार रिपोर्ट के दौरान राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य निष्पक्ष जरूर हो गया कि केंद्र और राज्य के संबंध में जुड़े मामलों की पड़ताल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1983 में एक आयोग बनाया गया। देखिए अब यहां पर तुमने बात करी है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की। अब क्या केंद्र और राज्य सरकार ही अपना रोल निभाती रहेंगी, तो इसमें राष्ट्रपति का रोल कहां गया। सपोज करिए केंद्र अपना रोल निभाते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करते हुए इतना मसरूफ हो गई कि वो ये भूल गई कि राज्य सरकार अपना कार्य सही प्रकार से कर भी पा रही है कि नहीं। अब इस कार्य को सही प्रकार से कर पाने के लिए देखने के लिए राज्य सरकारें जो भी अपनी मनमानी करती थी, केंद्र सरकार कभी देख पाता था कभी नहीं देख पाता था। तो इसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है राज्यपाल राज्यों के अंदर। ये हमारे को जरूरत महसूस हुई 1988 के अंदर, हमारे को जरूरत महसूस हुई और 1983 में ये आयोग बनाया गया था। और संविधान के सर्वाधिक विवादास्पद प्रावधानों में अनुच्छेद 356 है। अनुच्छेद 356 के द्वारा विवादास्पद प्रावधान है, इसके द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देखिए अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, केंद्र की सरकार गिर जाती है, तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब अगर राज्य सरकार कुछ अगर राष्ट्रपति ने राज्यपाल को नियुक्त कर दिया किसी राज्य के अंदर, अब राज्य अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, राज्य घोटाला कर रहा है, जिस प्रकार आप देख सकते हैं दिल्ली के अंदर अब ये शराब घोटाला जो हुआ था। अब राज्य, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर किसी का, दिल्ली के अंदर जो भी शराब घोटाला हुआ था, अब शराब घोटाले के अंदर देखिए जिस प्रकार से अगर राज्य सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है, राज्य की सरकारें सही प्रकार से काम नहीं कर रही है, तो ये काम हमारे राज्यपाल का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का है, ये उसको हिदायत देना कि आप अपना कार्य सही प्रकार से नहीं कर रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी राज्य सरकारें अपना कार्य सही प्रकार नहीं करती हैं, तो राज्यपाल जो है सीधा उत्तरदायी होता है उत्तर देने के लिए कि भाई सीधा राष्ट्रपति से बोलता है, वो केंद्र सरकार को नहीं बोलता, सीधा राष्ट्रपति को बोलता है कि ये राज्य सरकार अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। उधर से राष्ट्रपति क्वेश्चन करता है, प्रश्न उठाता है केंद्र सरकार पर कि आपके शासनकाल के अंदर राज्य सरकारें अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रही है। फिर उधर से जो केंद्र सरकार है राज्य सरकारों से ये वाला सवाल उठाती है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शराब घोटाले के तहत जितने भी शराब के अवैध ठेके खोले गए थे वो बंद कर दिए गए। जिस तेजी से वो खोले थे उस तेजी से वो बंद भी हो गए। तो आप समझ गए होंगे कि राज्यपाल का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पर राज्यपाल का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य था। 1959 में केरल में और 1968 के बाद अनेक राज्यों में बहुमत की परीक्षा के बिना ही सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। ये वाला हमारा हुआ था, मैं आपको बताता हूं कि 1959 में बहुमत की परीक्षा के बिना ही, मतलब जो सरकारें थी वहां पर, जो सरकार बनी थी 1959 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे, जब वहां पर सरकार बनी और 1967 के बाद वहां पर सरकार गिरा दी, तो इस चीज के लिए राष्ट्रपति ने राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा कि किस प्रकार सरकार गिराएगी। तो राज्यपाल जो था उत्तर देने के लिए बाधित था राष्ट्रपति को। अब यहां पर हमने राष्ट्रपति को पढ़ लिया है। 1967 में कार्टून, हमारे यहाँ पर एक कार्टून, बेटे कार्टून पढ़ना बहुत जरूरी होता है चैप्टर का। अगर हम कार्टून पढ़ेंगे, उसको देख के समझ के चलेंगे, हम फैमिलियर लेंगे। अगर हमारे पास ये कार्टून पेपर के अंदर आ जाता है तो हम फैमिलियर रहते हैं कि कार्टून क्या कह रहा है। देखिए 1967 के बाद हम यहाँ पढ़ रहे हैं नवीन राज्यों की मांग। नवीन राज्यों की मांग हमारे यहाँ पर कहता है कि नवीन का मतलब होता है नए राज्यों की मांग। नए राज्यों की मांग के निर्माण के लिए आप एक कार्टून देख सकते हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए मांग की झड़ी लग गई। 26 जुलाई 1953 का ये कार्टून पब्लिश हुआ था।
इसमें बोला गया था कि जितने भी राज्य थे उन्होंने अपने नए नए राज्य मांगे कि भैया हम अपना राज्य अलग बनाना चाहते हैं, हम अपना राज्य अलग बनाना चाहते हैं। बनाते 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 नए नए राज्य 14 राज्यों से 28 राज्य बन चुके। तो ये सब, और उन्होंने ये भी बोला कि हमारी जो भाषा बोली जाती है इसके नाम पर हमारा नाम रखा जाए, जैसे कि गुजरात के नाम पर गुजरात, गुजराती भाषा के नाम पर गुजरात रख दिया गया, महाराष्ट्रियन भाषा के नाम पर महाराष्ट्र रख दिया गया, तमिल के नाम पर तमिलनाडु रख दिया गया। तो उन्होंने नवीन राज्यों की मांग करी। 1956 में कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, भाषाओं के आधार पर गठन की शुरुआत हुई। 1960 में गुजरात महाराष्ट्र का गठन हुआ, 66 में पंजाब हरियाणा का गठन हुआ, और नए राज्य जैसे कि त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का भी जन्म हुआ। ये सारे नवीन राज्य बनते चले गए। ठीक है, कुछ बड़े राज्यों का विभाजन किया 2000 में, और 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन तेलंगाना का राज्य का गठन हुआ। अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास अंतरराज्यीय विवाद। अंतरराज्यीय विवाद का मतलब होता है, ये तो बात चल रही थी केंद्र और राज्य सरकार के बीच के विवाद की, अब हम बात करते हैं अंतरराज्यीय विवाद की। अंतरराज्यीय विवाद जो था, अंतरराज्यीय विवाद होता है कि जब दो राज्यों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है किसी भी बात को लेके। जैसे कि सपोज करें इसमें अंतरराज्यीय विवाद का मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, यहां पर आपको एग्जांपल दे रखा होगा। ये रहा अंतरराज्यीय विवाद। देखिए, जल विवाद न्यायाधिकरण। ठीक है, अब जैसे कि दो क्षेत्रों को, दो राज्यों को लेके बीच में लड़ाई होने लग गई कि भैया ये अंतरराज्यीय विवाद है, ये मतलब कि ये वाली नदी का पानी मैं यूज करूंगा तो नहीं यूज करेगा। अब यहाँ पर दे रखा है, देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगाम को लेकर लड़ाई हुई थी, इसी का पुराना विवाद है। और मणिपुर और नागालैंड के बीच सीमा विवाद हुआ था। मणिपुर और नागालैंड के बीच उन्होंने बोला कि अंतरराज्यीय विवाद चल रहा है कि ये सीमा हमारी है, या यहाँ तक सीमा हमारी है, इतने इतने इन तक हमारा मणिपुर आगे तक फैल रहा है, या फिर ये नागालैंड कहता था यहाँ तक हमारा। पंजाब और हरियाणा के भी अलग अलग केवल संवर्ती क्षेत्रों को लेकर, बल्कि राजधानी चंडीगढ़ को लेकर भी विवाद चला था। चंडीगढ़ में इन दिनों चंडीगढ़ इन दिनों दोनों राज्यों की राजधानी है, क्योंकि दोनों राज्य कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारे क्षेत्र में, चंडीगढ़ हमारे क्षेत्र में। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पंजाब के नेताओं के विषय में कुछ सहमति बनी थी। इसके अनुसार चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित कर दिया गया था, पर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। पंजाब को मिला पर पूरी तरीके से मिल नहीं पाया, क्योंकि आज भी चंडीगढ़ दोनों राज्यों के बीच में बटा पड़ा है, हरियाणा और पंजाब के अंदर ही। अब ये था हमारा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी कि हमारे सब राज्यों में पीने के पानी को लेकर कृषि के लिए भी लड़ाई समस्या जुड़ रहती है, जैसे कि कावेरी जल विवाद एक पुराना किस्सा है। और तमिलनाडु कर्नाटक बीच भी एक प्रमुख विवाद चल रहा है। दोनों राज्यों में किसान को कावेरी जल के ऊपर, देखिए जल के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई चलती है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर भी जल के ऊपर लड़ाई चल रही थी, और ये तो बात हुई दो देशों की। अब हमारे राज्यों की भी अंदर भी जल को लेकर बहुत सारी लड़ाई और परेशानियां चल रही थी। अब इसके साथ साथ ही ये था हमारा राज्य का विवाद का मतलब था दो राज्यों के बीच में आपस में बहस, आपस में लड़ाई झगड़ा। इन विवादों को सुलझाने का जिम्मा होता था केंद्र सरकार का। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है विशिष्ट प्रावधान। मतलब अब इसके लिए हमारे भारत देश ने क्या करा। विशिष्ट प्रावधान का मतलब होता है कि अनुच्छेद 300 विशिष्ट प्रावधान था कि भारतीय संविधान में न्याय विशेषता थी। इसका थोड़ा थोड़ा देखिए, अब ऐसा नहीं कर सकते कि सभी को लिए एक जैसा रखा जाएगा। विशिष्ट प्रावधान का मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 371 में कहा गया था कि विशिष्ट प्रावधान मतलब कुछ स्पेशल अपीयरेंस देनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से हमारे को इनको डील करना चाहिए। जैसे कि विशिष्ट प्रावधान के अंतर्गत कुछ ऐसे राज्य जो कमजोर थे, जिनके पास सुविधाएं कम थी या बिजली पानी की सुविधा कम थी, उनके लिए विशिष्ट प्रावधान बनाए गए। कुछ अलग तरीके से छूट दी गई उनको, ताकि वहां तक ये वाली सेवाएं मुहैया कराई जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर तो था एक विशिष्ट प्रावधान क्षेत्र के अंदर में आता था। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जम्मू कश्मीर का पूरा किस्सा। जब जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 371 लग गया था, तो वहां पर विशिष्ट प्रावधान ये था कि हम वहां पर जमीन खरीद बेच नहीं सकते थे, या हम वहां के सिटीजन नहीं कहला रहे थे, या वहां के लोग अपने झंडे फैला रहे थे। पर अब वहां पे विशिष्ट प्रावधान थोड़ा सा हट चुका है। 371 जैसे हटा तो वहां पर आप कुछ भी कर सकते, जमीन खरीद बेच सकते हैं। वहां पर अब भारत का झंडा लहरा रहा है। या कुछ ऐसे राज्य जो कि अपना दिल्ली के कंपैरिजन अगर हम कर लेते हैं, दिल्ली के कंपैरिजन जैसे कि राजधानी देश की हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर, तो यहाँ पर
इसी के कंपैरिजन में कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर जो हर तरीके की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, लोगों को बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर सरकार कुछ विशेष प्रावधान करती है, कुछ प्रकार की छूट देती है, जैसे कि पानी का बिल ना लेना, बिजली के बिल में कटौती कर देना, या अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, कुछ कुछ नीतियां प्रोवाइड करा देना उनको उन राज्यों के साथ। तो ये विशेष प्रावधान थे जो कमजोर या कुछ अलग तरीके के जो राज्यों के साथ किए जाते थे। अब इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ विशेष प्रावधान के लिए यहाँ पर आया है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, तेलंगाना के लिए भी है ये वाली चीज। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पर अनुच्छेद 370 हम पढ़ चुके हैं, जम्मू कश्मीर रजवाड़ों में से एक था, भारत था। ये अगर आप इसको रीड आउट कर लेंगे तो कुछ भी नहीं है, वो कहानी जो है ना वो 1947 से सुनाई और जम्मू कश्मीर की वही सब इसके अंदर लिखी हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला चैप्टर मेरा यहाँ पर आपको मैं दिखाया था। यहाँ पर लद्दाख के बारे में विभाजित कर दिया गया। यह नई व्यवस्था 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुई थी। देखिए जम्मू कश्मीर और कश्मीर का पुनर्गठन 2019 में दिया गया था। तो वर्तमान में 377 के अंतर्गत विशेष दर्जा अस्तित्व में नहीं है। 2019 में मैंने आपको बताया मोदी जी ने हमारा हटा दिया था ये वाला आर्टिकल 370, जो कि अब इसके अंदर नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विभाजित कर दिया गया और ये वाली प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो चुकी थी, अभी हट चुका है। तो इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर संघवा जो है बहुत दिलचस्प, बहुत ही उम्दा चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, ये खत्म होता है यहाँ पर। इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपको याद रखना है, एक तो हमारे ये दो मैप रजवाड़े वाले पॉलिटिकल और इसके साथ ही आपको यहां पर याद रखना है संघवाद की डेफिनेशन, संघवाद के प्रकार, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और अवशिष्ट सूची क्या होती है, और राज्यों के बीच में विवाद, नवीनीकरण, ये सब पॉइंट्स हमारे को इस चैप्टर के अंदर लेके चलेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलोगे, आराम से छोटे छोटे नोट्स बना के चलोगे मेरे साथ, तो आपको पता लग जाएगा। कुछ भी अगर आपको चीज इसमें समझ ना आई हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि भारत देश के साथ 1947 में कौन सा देश आजाद हुआ, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख के बताना। तो इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, खत्म होती है। इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।